नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है बागी बलिया और आप सुन रहे हैं एपिसोड 9। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। मझौआ घाट शाम के पहले पहर से ही वीरान हो जाता है। बढ़ियाई गंगा अपनी उम्मीदी दिनों में सबसे ज्यादा प्रकोप इसी घाट पर दिखाती है। जब वो सामान्य रास्ता छोड़कर बाईं ओर कटान बढ़ाती है तो ये घाट ही सबसे अधिक घाटा सहता है। कहते हैं यहाँ की मिट्टी इस दैवीय नदी को इतनी पसंद है कि वो इससे साठ गांठ रखती है और बड़ी आसानी से स्नान को पहुंचे अनाड़ियों को खींच लेती है, जिनका आरोप पिशाचों, डाकनियों और छलावों पर चला जाता है। रही सही कसर रात के तीसरे पहर में गंगई डॉल्फिनों की उछल कूद पूरी कर देती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से पीपल वाले की कूद और दादियों और नानियों द्वारा खुले ब्रह्म बताए जाते हैं। सो आश्चर्य नहीं कि मझुआ घाट पहले पहर के साथ ही वीरान हो जाता है। मगर ये वीरान घाट ही वो जगह भी है जहां आप अपने मन की व्यथा बिना लाग लपेट के कह सकते हैं, चाहे मन की बात दैवीय नदी गंगा से कहनी हो या फिर प्रेमिका से या फिर साथ बैठे दोस्त से। एक बात पूछे मियाँ, संजय ने हाथ में घाट पर की गीली रेत मुट्ठी में भरते हुए पूछा। शर्मिंदा ना करो भाई। नहीं, बस जानना चाह रहा था। तो सीधे पूछो ना। उस रोज जब डॉक्टर साहब हमारे ऑफिस में आए तो तुम्हारे कान में क्या बोले थे? किस दिन? उस रोज जब वो कार्यालय आए थे, जब उन्होंने हमें सिंधिया बताया था, फिर तुम्हारे कान में भी कुछ कहा था। क्या कहा था भाई? संजय ने पूछा। अरे नेता, डॉक्टर साहब पागल हैं। बस कोई डॉक्टर उनको पागलपन का सर्टिफिकेट नहीं दिया है। उनकी बातों का क्या? रफीक ने बात घुमाने की कोशिश की। हालांकि उसका चेहरा, उसके भाव और उसकी बातें तीनों में साम्य नहीं था और संजय ये बात समझ गया था। हमने पूछा कि उन्होंने क्या कहा था। संजय ने जब दोबारा वही बात पूछा तो रफीक कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर बोला, कहे कि बादशाह आप उठ जाएं अध्यक्षी में। बस यही बात, यही बात। तुम बताए क्यों नहीं हमसे? संजय ने अंगूठे और तर्जनी के बीच अपनी ठोड़ी टिकाते हुए कहा, अरे तो हम कोई बादशाह हैं कि उठ जाएं? और बादशाह अध्यक्षी क्यों लड़ेगा? पागल छागल की बात में भी बताने की होती है। हम नहीं जानते थे। रफीक ने शांत भाव से कहा, जिस पर संजय थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, मियाँ जानते हो, 3 हरूफ होते हैं, एन, लाम और मीम। जानते ही होगे। हाँ, मदरसे में पढ़े थे। हाँ, तो इन तीनों हरूफ की इसी क्रम में सजाओ तो बनता है इल्म, और क्रम बदलने के एन, मीम और लाम कर दो तो बन जाता है अमल। हम 5वीं के बाद मदरसा छोड़ भी दिए थे। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं, सियासती अमल उसे ही करना चाहिए जिसके पास इल्म भी हो। तुम्हारे पास दोनों है। नहीं, इतना भी नहीं समझे। साफ साफ बोलो। रफीक ने कुछ भी ना समझते हुए कहा, सा बात यह है कि अध्यक्षी अब तुम लड़ोगे। संजय ने सपाट बयानी की। क्या? रफीक की परेशानी की नसें तन गई। हाँ, संजय ने गीली रेत पर टिक टैक टो बनाते हुए कहा। संखिया खिला दो ना नेता, एक के बार खत्म करो। इतना जलील ना करो भाई। रफीक ने खींचते हुए कहा, नहीं, सच भरोसा रखो, हम किसी रौ में बहकर नहीं कह रहे हैं, ना ही गुस्से में। संजय ने शांत भाव से ही कहा, फिर ये क्या नया अध्याय है? बात साफ है, ये राजनीति है। कोई बच्चे की जिद नहीं कि चांद चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। तो राज उसी का जिसके पास इल्म और अमल दोनों। सियासत उसी की। संजय ने खेल में शून्य बनाते हुए कहा, तुमको दरगाह वाला मौलवी बरगला है ना? अबे ये पंडा मौलवी मती मार लेते हैं, समझा करो भाई। रफीक ने फिर एक कोशिश की। समझ के ही कह रहे हैं मियाँ। संजय ने अब क्रॉस बनाया। क्या समझ के कह रहे हो नेता? हमको भी बताओ। तुमको डॉक्टर साहब की बातें याद हैं? नहीं, हमको लोढ़ा नहीं याद है कुछ। रफीक ने खींचते हुए कहा, हमको भी नहीं याद था। यही भूल हुई है मियाँ।
परसों इतिहास वाले माट साहब बुलाए थे। परसों इतिहास वाले माट साहब बुलाए थे। हमें छुटकी का कुछ प्रोजेक्ट लौटाना था। हम क्लास के बाहर थे। क्या कारण है कि वो वहीं लेक्चर दे रहे थे जो डॉक्टर साहब कहते बकते रहते हैं? क्या कारण है कि मेरे साथ, बल्कि हमारे साथ वही सब हो रहा है जो डॉक्टर साहब बताते रहे? क्या कारण है कि डॉक्टर साहब कहते रहे कि हमको अध्यक्ष ही नहीं उठना चाहिए? क्या कारण है? यही कि हम में अध्यक्ष बनने का गुण नहीं है। फिर वही बात तो किस में है? तुम में। नेता वहम है तुम्हारा। पागल ऐसे ही झोंक में कर कह दिया है और तुम पकड़ के बैठ गए हो। बात समझो, तुम समझो। अगर ये वहम भी है तो सही वहम है और हमको अब इसी के साथ आगे बढ़ना है। तुमको भरोसा नहीं हम पे? हम जितवाएंगे बे, हम ही जितवाएंगे। अल्लाह कसम, अध्यक्षी कहीं नहीं गया है अब के। रफ़ीक उठ खड़ा हुआ था। तुम पर भरोसा नहीं होता तो ये बात नहीं कहते। बात यह है कि अब खुद पे भरोसा नहीं रहा। संजय ने तिरछे फिर शून्य बनाया। ज्योति वाली बात में गलती हुई है हमसे। नसीम वाली बात दुर्घटना थी भाई, हम सीख लिए उससे। देखो ना, चक्कर वक्कर भी छोड़ देंगे अल्लाह कसम। तुम बस थोड़ा साथ तो दे दो। यही बात, हम साथ ही तो देना चाहते हैं। देखो, ये जो हमारा जिला है ना, ये दो ही चीज़ों से संचालित होता है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इज्जत और सियासत। एक नहीं तो दूसरा नहीं। और सच्चाई ये है कि हम अपनी इज्जत नहीं बचा पाए, इसीलिए जिला मुझे सियासत नहीं करने देगा। तुम चांस तो लो, इंशाल्लाह जीतेंगे बे। रफ़ीक ने संजय की हथेली दबाते हुए बहुत उम्मीद से कहा। संजय ने भी उसकी हथेली अपने हाथ में ले ली। एक क्षण को चुप हुआ और दूसरे ही क्षण आंखों में आ गए आंसुओं को रोकने के लिए सिर ऊपर की ओर उठा लिया और बोला, जानते मियाँ, छुटकी जान देने से पहले उस लड़के को 19 बार कॉल मिलाई थी। कहते हुए संजय एक बार रुका। आसमान की ओर सिर उठाने से आंख में आ गए आंसुओं को फिर भीतर धकेल दिया और कहा, ये जानते हुए भी कि उसने सिम निकाल कर फेंक दिया है। 19 दफ़ा फ़ोन किस आस में मिलाया होगा उसने? सोचते हैं तो सोच भी नहीं पाते कि कितनी उम्मीद से वो बार बार फ़ोन लगा रही होगी। कहते कहते भी संजय की आवाज़ भरभरा गई, या अल्लाह। रफ़ीक के मुंह से शब्द तो बस यही दो निकले, मगर उसके बाद उसकी आंखों ने नाफरमानी कर दी। वो अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ा। संजय ने उसे नहीं रोका और जी भर कर रो लेने दिया। थोड़ी देर बाद हिचकियां जब खुली तो संजय ने फिर रफ़ीक की हथेली अपने हथेलियों के बीच लेते हुए कहा, इसलिए अब नहीं चांस लेना है, जीतना है मियाँ। ये आखिरी मौका है अपने नज़र में खड़े रहने का। अब यही लक्ष्य होगा और इसीलिए तुम अध्यक्ष होगा। कहते हुए संजय ने 3 तिरछे शून्य को मिलाकर खेल खत्म किया। नेता एक बात कहें? कहो। सजा है ये। हम तो इस तरह कभी सोचे भी नहीं है भाई। अगर सजा है तो वही समझ लो, हम दोनों मिल के भोगेंगे और इसके लिए ही अब लड़ना तुम्हें है और जीतना हमें। सब गड़बड़ हो जाएगा नेता। बना बनाया सब, सारी मेहनत, कुछ बना ही नहीं था अभी भाई। बनना तो अब है। कहाँ से शुरू करेंगे? रफ़ीक ने आंखें पोंछते हुए कहा। वहीं से जहाँ से छोड़ आए थे, संजय ने उठते हुए कहा। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहाँ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाय के एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से। सिविल लाइंस शहर के एक छोर को दूसरी छोर से जोड़ता इलाका। शहर को छोड़कर बाहर की ओर जाते हुए दाहिनी तरफ बने स्टेडियम और मैदान का इलाका अपेक्षाकृत शांत और खुला हुआ है। खेलने वाले बच्चों और टहलने वाले बुजुर्गों के अलावा इस इलाके में सुबह सुबह कोई खास नियमितता नहीं होती। मगर संजय जानता था कि इसी इलाके में किसी सीमेंट की बेंच पर एक आदमी नियमित ही यहाँ मिल जाता है। डॉक्टर साहब।
आज संजय को डॉक्टर साहब की बेहद ज़रूरत थी। उसे यकीन हो गया था कि डॉक्टर साहब की बातों और उसकी कहानी में बहुत साम्य है। उसे यकीन हो गया था कि डॉक्टर साहब यूं ही कुछ नहीं बड़बड़ाते हैं, वो उसे कुछ बताना चाहते हैं। इसलिए संजय को डॉक्टर साहब की बेहद ज़रूरत थी। संजय और रफ़ीक जब मुंह उजाले ही पार्क में पहुंचे तो पाया कि डॉक्टर साहब सिविल लाइंस पार्क में बैठे हुए मीठी ब्रेड खा रहे थे, जो कि दुकान वाले ने फफूंद लगने पर बाहर फेंक दी थी। और तभी उनके पार्क में किसी कुर्सी पर दो लोग बैठ गए। एक संजय था और दूसरा रफीक। डॉक्टर साहब पाल आ गई, संजय ने बैठते हुए कहा। अरे मरहट्टे, कैसा है? अरे नाई की कैंची भी आया है। डॉक्टर साहब ने रफीक को देखते हुए कहा। हम ठीक डॉक्टर साहब, आप सुनाएं। तुम सुनोगे? हाँ डॉक्टर साहब, अब जरूर सुनेंगे। गुलाम कादिर खान अपने मकसद में सफल हो गया है। जितना वो सोच कर आया था उतना वो लेकर भी जाएगा, समझे? वो कब जाएगा डॉक्टर साहब? संजय ने पूछा। ऐसे नहीं जाएगा, गलती करेगा और फिर निकलेगा किले से। तब तक इंतजार करो। किले में घुसकर मार दें क्या उसको? रफीक ने कहा। मरहटे, इस नाय की कैंची को क्या है कि चुप रहेगा? किले में घुसकर गुलाम कादिर खान को मारोगे? किला ही उसकी जेल है, वहीं वो सुरक्षित है। वो जानता है कि वो बाहर निकलेगा तो उसकी जान को खतरा है, फिर भी वो निकलेगा। उसी एक क्षण का इंतजार करो। डॉक्टर साहब, ठीक डॉक्टर साहब, संजय ने हमें भरते हुए कहा। ब्रेड खाओगे? डॉक्टर साहब ने मुंह की खाई आधी ब्रेड संजय की ओर बढ़ाते हुए कहा। नहीं नहीं, आप खाएं। संजय ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे खा लो, ये ब्रेड है किसान का समाजवाद, मजदूर का साम्यवाद और मालिक का पूंजीवाद। सब तो इसी में है, सब तो इसी में है, खा लो। नहीं, ये तो आपका हिस्सा है, आप खाएं। बस ये कहने आए थे कि आपकी ही बात रही। मेरी बात? मेरी बात कहाँ रही? मैंने पत्र लिखा था इंदिरा जी को कि बांग्लादेश मुद्दे में हस्तक्षेप मत करो। आप ईस्ट बंगाल में हस्तक्षेप करेंगी तो वो कश्मीर में करेंगे, लेकिन मेरी बात कौन मानता है? कौन मानता है मेरी बात? डॉक्टर साहब ने उदास होकर कहा। हम मानते हैं डॉक्टर साहब, आपके कहे मुताबिक रफीक ही अध्यक्षी लड़ेगा। डॉक्टर साहब, मेरे कहने का मतलब है कि आपने कहा था ना कि रफीक को अध्यक्ष के लिए उठना चाहिए। आपने कहा था ना कि रफीक को अध्यक्ष के लिए उठना चाहिए। रफीक ही अध्यक्ष ही लड़ेगा। कौन? ये नाई की कैंची, इसे ही तो लड़ना है। मगर इससे कहो कि दर्जी की कैंची बने पहले। डॉक्टर साहब ने रफीक से थोड़ा सहम कर खिसकते हुए कहा। बन जाएगा, आप कहेंगे तो दर्जी की कैंची ही बनेगा। बस आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो हजरत निजामुद्दीन देंगे, अपने बगल में जगह भी देंगे। डॉक्टर साहब ने आसमान में देखते हुए कहा। समझा नहीं डॉक्टर साहब। हजरत ने अपने मुर्शिदों को अपने आसपास जगह दी, पनाह दी और आखिरत में कब्र भी। उन्होंने तो कभी किसी की जात नहीं पूछी, ना बादशाह की ना फकीर की। क्या सीखा तुमने? तुम क्यों पूछते हो फिर? डॉक्टर साहब ने फिर उलझी उलझी सी बात की। हम कहाँ पूछते हैं डॉक्टर साहब, हम तो सबको एक बराबर ही। संजय ने बात भी पूरी नहीं की थी कि डॉक्टर साहब ने फिर टोका। दलित विद्यार्थी कितने हैं तुम्हारे मध्य विद्यालय में? गंभीर स्वर में अब डॉक्टर साहब सीधी बात कर रहे थे। संजय और रफीक दोनों बेइंतहाई अचरज में थे। उन्हें ये तो मालूम था कि डॉक्टर साहब पहले छात्र राजनीति में ज़रूर रहे थे, मगर अब भी और विशेषकर आज की छात्र राजनीति में भी उनकी पकड़ और रुचि दोनों हैं। ये सुनकर दोनों ही अचंभित थे। दूसरे डॉक्टर साहब ने आज पहली दफ़ा कोई सीधे बात की थी। यही कोई 200-300। रफ़ीक की जगह अब के संजय ने अंदाजन कहा। 639 कुल, पिछले माह तक का विलंबित प्रवेश मिलाकर। डॉक्टर साहब ने ब्रेड के अंतिम टुकड़े पर नज़र गड़ाए हुए कहा। जी देख लेता हूँ। संजय डॉक्टर साहब की इतनी तीक्ष्ण बुद्धि से ना ही परिचित था और ना ही ये बात
प्रत्याशित थी, इसीलिए दोनों ही भौचक से डॉक्टर साहब की बातें सुने जा रहे थे। तुम देख ही तो नहीं पाते। अगर देख पाते तो ये देखते कि महाविद्यालय में अगले हफ्ते क्या होने वाला है। इतने अनजान भी नहीं है डॉक्टर साहब। जानते हैं कि राम अवतार राय जी की प्रतिमा लगने वाली है। नहीं लगनी चाहिए, डॉक्टर साहब ने ठहरे हुए स्वर में कहा। क्यों? रफीक ने पूछा। क्योंकि राम अवतार जी तुम्हें 639 वोट नहीं दिला पाएंगे। तो कौन दिलवाएगा? रफीक ने पूछा। बाबा साहब अंबेडकर। समझा? अचानक ही संजय के दिमाग में कुछ कौंधा। वो बात के उस छोर तक पहुंच गया जहां डॉक्टर साहब उन्हें पहुंचाना चाह रहे थे। वो डॉक्टर साहब का मंतव्य समझ गया। डॉक्टर साहब, आपके परामर्श की ज़रूरत पड़ती रहेगी। आप कृपा करके हमारे हॉस्पिटल रोड वाले कार्यालय में ही रहें। नहीं रुक सकता। ये प्रोफेसरियत के गुण से शिक्षा व्यवस्था को मुक्त करना है। चलते रहना होगा। डॉक्टर साहब ने दूसरी ही राग पकड़ ली थी। ठीक है डॉक्टर साहब, मिलना होगा अभी। पालागी मरहटे सुन। हाँ डॉक्टर साहब। गुलाब कादिर रुहेला ने लाल किला लूट लिया है। उसके पास झोंकने की बहुत पैसा है। शैतान का साथ है उसे। तेरे पास क्या है देख ले। डॉक्टर साहब ने फिर संजय को चेताया। मेरे पास ये मुगल बच्चा है ना डॉक्टर साहब, संजय ने रफीक की बाबत कहा। डॉक्टर साहब के पांव छुए और आगे बढ़ने लगा कि डॉक्टर साहब बुदबुदाए। नायक की कैंची। संजय रुक गया, वापस लौटा और डॉक्टर साहब से कहा। डॉक्टर साहब, आज जब आप सीधी बात कर ही रहे हैं तो बता दें कि आप इसे नाई की कैंची क्यों कहते हैं? क्योंकि नाई की कैंची काटती कम है और शोर ज्यादा करती है। दर्जी की कैंची ऐसा काटती है कि कपड़े को भी पता नहीं चलता कि वो दो फांक हो गई है। डॉक्टर साहब ने समझाते हुए कहा। बात संजय और रफीक दोनों की समझ में आई। संजय के चेहरे पर मुस्कुराहट और रफीक के चेहरे पर एक झेप तैर गई। धन्यवाद डॉक्टर साहब, कहती हुई संजय की आवाज रफीक की मोटरसाइकिल की आवाज में दब गई। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। दलित ये एक शब्द भर नहीं है, सदियों की पीड़ाओं, उपेक्षाओं और दमन का मिश्रित परंतु सजीव चित्र है। वर्ग विशेष का वर्ग विशेष द्वारा सामाजिक बंटवारे के अनुसार कभी सायस तो कभी अनायस किया गया दलन है। ये राजतंत्र की बात रही। प्रजातंत्र में ये इन सब बातों के साथ साथ वोट बैंक भी है जो एक मुश्त बहकर हार जीत तय करने में महती भूमिका निभाती है। कभी जज्बात तो कभी हालात की रौ में बहकर इन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का गुर राजनीति बखूबी जानती है। और इस राजनीति का प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रांगण से बेहतर और कहाँ मिल सकता है। सो आज सिटी डिग्री महाविद्यालय सुलग रहा था। अगले 24 घंटे में महाविद्यालय का मौसम गर्म हो गया था। मुख्य द्वार को बंद कर छात्रों और शिक्षकों को कॉलेज जाने से रोक दिया गया। रफीक ने कॉलेज गेट पर ही धरना दिया हुआ था और कॉलेज के व्यवस्थापक के आने पर उनकी सफ़ेद एम्बेसडर कार पर ही चढ़कर उग्र भाषण देना शुरू कर दिया था, जिसमें उसने इस बात पर प्रमुखता से जोर दिया था कि जिनकी मूर्ति स्थापना होने की बात है वो प्रधानाचार्य के रिश्तेदार हैं। इस प्रकार से केवल परिवारवाद बढ़ावा दिया जा रहा है। भाषण में क्रांतिकारी शेर व शायरी से ये बात भी साबित की गई कि शिक्षा का ये मंदिर भी समाज के अन्य अंगों की तरह दलितों शोषितों से भेद रखता है। इसी कारण आज तक बाबा साहेब के नाम पर विचार नहीं हुआ। रफी के भाषण खत्म करते ही संजय ने महाविद्यालय प्रशासन हाय हाय का उद्घोष किया। कार घेर कर खड़े 639 लड़कों का कंठ भी उसके उद्घोष से मिल गया। मुद्दा इतना ज्वलनशील था कि कार के अंदर बैठे व्यवस्थापक महोदय ने 10 मिनट में कार के भीतर से ही न सिर्फ बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापना के विचारार्थ प्रस्ताव तैयार करने का आदेश प्रधानाचार्य को दिया, बल्कि पुराना आदेश निरस्त भी कर दिया। इस आदेश के साथ प्रधानाचार्य पहले कार से बाहर निकले और व्यवस्थापक के निर्णय के बाबत छात्रों को बता दिया। कान फाड़ू शोर के साथ ही छात्रों ने रफीक को कंधे पर उठा लिया। कॉलेज का मुख्य द्वार खुल गया।
लड़कों ने कंधे पर बैठे रफीक के सफेद कुर्ते, व्यवस्थापक महोदय की सफेद कार समेत सफेद रंगों के पुते पूरे कॉलेज को नीले रंग के अबीर से ढक दिया। उसी रात कैलेंडर अभी तिथि भी नहीं बदलने पाई थी। चाचा, एक पीस लिट्टी डालिए और मुर्गा दो, प्याज में अदरक कम डाला कीजिए, नहीं तो जिस स्पीड से मियाँ लिट्टी मुर्गा खा रहे हैं ना, इसका इलाज क्षार सूत्र से भी संभव ना हो पाएगा। जी भैया। दुकान वाले ने बैठे बैठे ही जूठा बर्तन धोते हुए कहा, मगर संजय ने अनुभव किया कि रफीक को उसके इस मजाक पर हंसी नहीं आई। उसे ये भी लगा कि रफीक का ध्यान कहीं और है, बस वो उसके साथ खड़ा है, मन कहीं और है। क्या हुआ मियाँ? कुछ नहीं, कुछ तो है। कुछ नहीं भाई, लिट्टी में मिर्च बहुत है, कहते रफीक ने बात टालना चाहिए। संजय बहरहाल बात कुछ कुछ समझ गया। उसने उसी दिशा में सवाल किया, भौजाई कैसी है? कौन भौजाई? उजमा भौजाई, और कोई है तो वो भी बता दो। पता नहीं। पता नहीं मतलब? पता करने की कोशिश भी नहीं किए? नहीं। क्यों? फायदा क्या है? हमें उसके भाई को मारना है, चाहे जैसे हो। रफीक ने वो कहा जो वो नहीं कहना चाहता था। पगलौती ना बतियाओ। भाई की क्या गलती है? और नसीम की क्या गलती थी? रफीक तैश में चिल्लाया। नसीम की कोई गलती नहीं थी, वो गलत वक्त पर गलत जगह था। ठीक उसी तरह उजमा के भाई की भी कोई गलती नहीं थी, वो गलत उम्र में गलत संगत में है। ए चाचा, थोड़ा लिट्टी दीजिए। संजय ने रफीक से बात करते हुए ठेले वाले से लिट्टी मांगी। कुछ भी हो, हम मारेंगे उसको। पगलाओ मत, पता करो भौजाई कहाँ है, जाकर मिलाओ एक आध बार उनसे। कहाँ जाए, पता नहीं है भी कि नहीं। रफीक अब वो कह रहा था जो वो कहना चाहता था, मतलब गला घोट के मार दिए होंगे साले, ये धतूरा पीस के डाल दिए होंगे मुंह में, बच गई होगी इज्जत। कहते कहते रफीक ने गुस्से में ही लिट्टी की प्लेट जमीन पर रख दी। कॉलेज में लड़कियों से पता करो। कॉलेज भी एक आध दिन आई, फिर आना बंद हो गया, और हमें पता भी नहीं करना है। अभी ये चुनाव जरूरी है। बहुत ज़रूरी है मियाँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारा चुनाव जीतने में इंटरेस्ट लेना। इस तरह तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। हम क्या करें नेता? रोज सवेरे जब अपना चेहरा आईने में देखते हैं तो नसीम कंधे पर बैठा दिखाई देता है। लगता है कह रहा हो कि मेरी उम्र जी रहे हो तुम। रोज चिल्लाता है मेरे कान, रोज रोता है। कहते कहते रफीक संजय के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। हमको मारना है उस लौंडे को। मारेंगे मियाँ, मगर गोली से नहीं, हाथ से मारेंगे। संजय ने रफीक के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। संजय ने भी इतना कहा ही था कि रफीक उसे छिटक कर अलग हो गया। उसने फौरन ही कहा, नेता, मेरे कान के पास कुछ सूं जैसा आवाज किया। ऐसा लगा जैसे गोली चली हो। रफीक ने आश्चर्य से संजय से कहा, अबे गोली ही चली है, जल्दी बैठ। चिल्लाते हुए संजय ने रफीक को धकेला। तब तक दूसरी गोली भी चल चुकी थी। हमला एम्बेसडर कार में से हुआ था और बे आवाज की पिस्तौल से। अब तक रफीक संभल चुका था। उसने उठते हुए अपने कमर में लगा कट्टा निकाला, मगर उसकी गोली ही फंस गई। कार अनियंत्रित होने के बावजूद भी हमला करके भाग निकली। वो झुंझलाहट में चिल्लाया, बेटा शिनाख्त हो गई तुम्हारी, छाती में 6 छेद होगा, अल्लाह कसम। कहते हुए संजय की तरफ मुड़ा। संजय हालांकि ठीक था, मगर दूसरी गोली उसके कुर्ते की बाह को फाड़ते हुए निकल गई थी। ए नेता, कहाँ लगी गोली भाई? रफीक बदहवासी की हालत में दौड़ा। संजय संभल चुका था। उसके उठते उठते रफीक भी उस तक पहुंच गया। चल चल हॉस्पिटल चल, जल्दी। रफीक ने संजय का हाथ पकड़ते हुए फिर छोड़ते हुए कहा। उसे आभास हुआ कि इसी हाथ में तो गोली की रगड़ लगी होगी। संजय ने बहरहाल उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ठेले के पास बैठने की कुर्सी पर बैठ गया। रफीक अभी आगे कुछ कह पाता तब तक संजय ने ठेले वाले से कहा, चाचा कौन लोग थे? पता नहीं भैया, हम तो नीचे बैठे बर्तन धो रहे थे कि तभी। हाँ चाचा, हम देखे, और ये भी देखे कि आप पिछले 5 मिनट से एक ही बर्तन धो रहे थे। संजय ने कहा, जिसे सुनकर ठेला वाला घबरा कर रह गया। हम समझे नहीं भैया, आप क्या कह रहे हैं? हम लेकिन समझ गए मियाँ, अभी नहीं समझा है, और इससे पहले कि वो समझ जाए बता दीजिएगा कौन लोग थे। नेता, हमको सच में समझ नहीं आ रहा है। इसको पता है कि कौन लोग थे? रफीक ने आश्चर्य से पूछा, जिसके जवाब में संजय ने उसे आंखों से ही शांत रहने को कहा। भैया वो लोग मार देंगे हमको, और हम मार लेंगे तुम्हारी।
वो ज़्यादा खतरनाक होता है। जल्दी डिसाइड कर। संजय ने जो ठेले वाले के साथ पहली दफ़ा आवाज़ तलब की तो ठेला वाला भी गंभीरता से समझ गया। 2 मिनट चुप रहने के बाद ठेले वाले ने धीमे से कहा, बसंत राजभर खुद थे, पूछ कर गए थे कि कितने बजे आते हैं आप लोग। और तुम्हारे लिए क्या आदेश था? संजय ने पूछा। बस यही कि बैठे रहना, नहीं तो जान से जाओगे, और जब हमारा काम हो जाए तो जाकर पुलिस को खबर कर देना। इसके बदले मिलता क्या तुम्हें? कहे कि अध्यक्ष बनने पर तुमको कैंटीन दिलवा देंगे। साला कितने लोगों को झुन्नू भैया अध्यक्षी का लॉलीपॉप पकड़ा रखे हैं। संजय ने व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ कहा, भैया माफ कर दीजिए, हम बिहार चले जाएंगे, गलती हो गई। ठेले वाले ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अभी नहीं, अभी तो बिहार में बाहर है, अभी चलिए हमारे साथ, 2 दिन खतरा है आपको, उसके बाद निकल जाइएगा। भैया हमको माफ कर दीजिए, गरीब आदमी है। मियाँ, बिरजू को बोल कि इसका ठेला इसके घर पहुंचवा देगा और इसको कार्यालय में रखो 2 दिन। संजय ने ठेले वाले की बात को अनसुना करते हुए रफीक से कहा। संजय की बात सुनकर रफीक ने बिरजू को फोन पर ठेले वाले के ठेले की बाबत ताकीद कर दी और फिर ठेले वाले को लेकर कार्यालय आ गया। डरा सहमा ठेला वाला एक कोने में दुबक कर बैठ गया। बाहर आकर सिगरेट जलाते हुए संजय ने रफीक से कहा, कल सुबह बसंत राजभर को कार्यालय बुलाओ। बसंत राजभर दबंग युवा नेता था, सोचता कम था, इसीलिए दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाता था। दलित वोट में सेंध से बौखलाया हुआ था। इसी का फायदा उठाकर झुन्नू भैया ने अपना मतलब साध लिया। हाथ में तमंचा देने की जरूरत तो थी नहीं, बस जरा सा बारूद भरना था। मौका देखकर राजभर ने रात हमला कर दिया था। उसका दुर्भाग्य था कि गोली निशाने पर नहीं लगी और आज उसे समझौते के लिए रफीक के सामने बैठना था। राजभर डरपोक तो था नहीं, सो उसे रफीक के बुलाने पर नहीं आने का सवाल नहीं था। बात बस इतनी सी रही कि मीटिंग संजय और रफीक के कार्यालय में ना होकर लोहापट्टी रोड में अजीजन बाई के कोठे पर हुई। अजीजन ने दोनों ही पक्षों के असलहे लेकर पूरी तरह निश्चिंत होने के बाद ही कोठे की छत पर भेजा। संजय और रफीक वहां पहले ही पहुंचे थे। बसंत अपने 2-3 खैर ख्वाहों के साथ थोड़ी देर बाद पहुंचा। क्या बसंत भाई, कहीं गोली चला दे रहे हैं? संजय ने हाथ मिलाते हुए मुस्कुराकर कहा। आप लोग भी तो कहीं सेंधमारी कर दे रहे हैं, बसंत ने अपनी बुलंद आवाज में कहा। अर्थात अर्थात आप बेहतर समझते हैं, दलित मेरे भाई हैं, आप नाहक घुसे हैं। आप भी हमारे भाई हैं, संजय ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर टंटा क्या है, बैठ जाइए, समर्थन कर दीजिए हमारा। बैठ जाते और हमें खुशी ही होती कि कोई दलित भाई अध्यक्ष बनेगा हमारा। अगर अगर क्या, अगर हमें भरोसा होता कि आप जीत जाएंगे तो हमें बैठने में खुशी होती। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम जीत नहीं सकते? क्योंकि आप कठपुतली हैं, आपको बस इस्तेमाल किया जा रहा है। अर्थात अर्थात जुन्नू भैया का कैंडिडेट है अनुपम राय। हाँ, मगर उन्होंने हमें समर्थन का वादा किया है। एक पद के लिए 2 लोगों का समर्थन? बहुत भोले हैं आप बसंत भाई। दलितों को हमेशा ही इसी तरह से बरगलाया गया है। अर्थात? बसंत ने फिर पूछा। अर्थात ये बसंत भाई कि घुटने हमेशा पेट की ओर मुड़ते हैं। अर्थात हम बसंत भाई की आपसे हमला करवाकर झुन्नू भैया ने 2 काम एक साथ साध लिए। अगर कल रफीक मियाँ को गोली लग जाती तो एक पक्ष खत्म था और आप तो। कहते कहते संजय रुक गया। हालांकि उसके चेहरे और कहते कहते रुकने के भाव से स्पष्ट था कि झुन्नू भैया ने उसे भी फंसा दिया है। फिर भी बसंत ने मन की परेशानी छुपाते हुए झंझला कर ही कहा, हमारा कोई क्या उखाड़ लेगा? उखाड़ेगा नहीं, बो देगा बिया प्रशासन वाले, और ऐसा बोइएगा और ऐसा बुआइएगा कि नेतागिरी की फसल काट नहीं पाइएगा। संजय की इस बात का जब बसंत ने कुछ जवाब नहीं दिया तो उसने आगे कहना जारी रखा। छात्र संघ चुनाव की आचार संहिता के अनुसार यदि प्रतिभागी किसी भी किस्म के आपराधिक कार्य में लिप्त पाया जाए तो उसे छात्र संघ चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा। कल अगर रफीक मियाँ अल्लाह के घर निकल लिए होते तो आप आज सरकारी घर में होते, और ना भी होते तो झुन्नू भैया कम से कम आपको चुनाव लड़ने से बेदखल तो करवा ही देते, वो भी हमेशा के लिए। संजय ने सारी बात समझाते हुए कहा, जिसका असर ये हुआ कि पहली दफा बसंत राजभर सोच में पड़ा। उसके माथे पर बल आए। थोड़ी देर तक उसके भाव देखने के बाद संजय को लगा कि अब
असली बात करने का सही समय है। एक उपाय है। बसंत ने पूछा, क्या इस चुनाव में आप रफीक के प्रस्तावक हो रही है? इसे भी प्रस्तावक की जरूरत तो है ही। अगली दफा पूरे जोर शोर से, धन जन दोनों से ही रफीक और मैं आपके समर्थन में उतरेंगे, और भरोसा रखिए वादा निभाया जाएगा। मगर पुलिस केस? कौन सा पुलिस केस? कल वाली गोली? गोली तो कोई चली ही नहीं वहां। वो लिट्टी वाले का सिलेंडर फट गया था बस। संजय ने चपलता भरी मुस्कान के साथ कहा। और झुन्नू भैया देखिए, जिसे गोली लगी है उसे जब कोई समस्या नहीं, तो झुन्नू भैया की दाल नहीं गलेगी। मानना तो बस आपको है। ये साला झुन्नू फारसी पढ़ा गया। बसंत ने सिर पर पसीना पोंछते हुए कहा, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समुंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। संजय ने बसंत राजभर की आग को और भड़काते हुए मौजूद शेर कह दिया। शेर सुनकर बसंत थोड़ी देर फिर सोच में रहा। अब की बार संजय और रफीक ने उसे नहीं टोका। थोड़ा वक्त लेने के बाद बसंत राजभर ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, यही रहा फिर अंतिम निर्णय। अब की दफा हम रफीक भाई के नाम की प्रस्तावना करते हैं, मगर आपको भी अगली दफा मौजूद रहकर सहयोग देना है। पूरा सहयोग रहेगा, मगर आप भी जरा सक्रिय सहयोग दें। आपके सहयोग के बिना हमारे भाई लोग छिटके ही रहेंगे। संजय ने दलित वोट की बाबत कहा। हमारी आज की कहानी में इतना ही। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है, और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से।